आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच में अंतर बताइए। पहला है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए, दूसरा है आरएनए तथा डीएनए और तीसरा है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो पहले अंतर को जानते हैं, यानी प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर को समझ लेते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं ये केवल बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया में भी होंगे और जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव होते हैं उनमें भी गुणसूत्रीय डीएनए पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है, प्लाज्मिड डीएनए के अणु छोटे व गोलाकार होते हैं। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसके अणु छोटे छोटे होते हैं और गोल आकृति के होते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है इसमें बैक्टीरियल गुणसूत्र बड़ा व गोलाकार होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लंबे व सूत्राकार गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में गुणसूत्रीय डीएनए जो होते हैं ये बड़े और गोलाकार होते हैं, बाकी समस्त या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लंबे व सूत्राकार गुणसूत्रीय डीएनए पाए जाते हैं। अगला अंतर है, प्लाज्मिड डीएनए में केवल सहायक जीन होते हैं, महत्वपूर्ण अथवा अति आवश्यक जीन प्लाज्मिड्स पर नहीं होते हैं। यानी जो प्लाज्मिड डीएनए है इसमें मात्र सहायक हेल्पर जीन पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट अथवा अति आवश्यक जीन प्लाज्मिड पर नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है, गुणसूत्रीय डीएनए पर सभी महत्वपूर्ण और उपापचयी संबंधी तथा सहायक जीन पाए जाते हैं। यानी इसमें सभी महत्वपूर्ण जीन होते हैं, उपापचयी संबंधी जीन होते हैं और सहायक जीन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अंतर है, प्लाज्मिड डीएनए कोशिका द्रव्य में नग्न पड़ा होता है, यानी नेक्ड होता है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रीय डीएनए क्षारीय प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लियोप्रोटीन्स अणु बनाते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है ये क्षारीय प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अणु बनाते हैं। इस तरह से पहला अंतर हो जाएगा। आते हैं दूसरे अंतर पर, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस पर। तो पहला अंतर है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा सकती है। अर्थात जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के 5 प्राइम या 3 प्राइम सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, या कह लीजिए कि डीएनए के सिरों को काटते हैं। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु को बीच से काटते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए को बीच से टुकड़ों में तोड़ते हैं, बीच से काटते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस क्या है, तो ये बताएंगे कि डीएनए तकनीक के साधन है ये, अथवा ये विशेष तरह के क्लीविंग एंजाइम होते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस है, जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों क्लीविंग एंजाइम होते हैं या एक तरीके के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम वाला। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड को बीच से खंड खंड करते हैं। फिर अगला है, ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। ये कौन? तो एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का पूरा नाम क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं,
जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये एंजाइम आरएनए अणुओं को भी कट लगाते हैं, यानी आरएनए अणुओं को भी खंड खंड कर देते हैं या उनको भी तोड़ देते हैं, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो डीएनए अणु का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मैंने बताया, और आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। इस तरह से दूसरा अंतर हो जाएगा। आते हैं तीसरे अंतर डीएनए व आरएनए पर। डीएनए और आरएनए में अंतर जान लेते हैं। तो पहला अंतर है डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में और केंद्रक के अंदर केंद्रिका में पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो डीएनए है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो होती है इसमें पाया जाता है। अर्थात जो डीएनए है ये कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए है ये मुख्य रूप से कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है या जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। दूसरा अंतर है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। मतलब जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स होता है, या डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी कुंडलित संरचना होती है, जबकि जो आरएनए है यह सिंगल चेन होती है, अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा के अणु होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा के अणु होते हैं। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अर्थात जो डीएनए है इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। मतलब आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक भी वही हैं, बस केवल थाइमिन की जगह पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। आप लोगों को बता दें कि जब मैंने डीएनए की रासायनिक संरचना समझाई थी तब बताया था कि डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। फिर प्यूरीन में 2 प्रकार के क्षारक थे, एडेनिन और ग्वानिन। इसी तरह से पिरामिडीन में भी 2 प्रकार के क्षारक थे, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर की बात की जाए तो डीएनए के पिरामिडीन क्षारक में जो थाइमिन है इसकी जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये अंतर है। फिर अगला है डीएनए में प्यूरीन तथा पिरामिडीन की मात्रा समान होती है, अर्थात 1:1 में पाई जाती है, जबकि आरएनए में प्यूरीन और पिरामिडीन की मात्रा समान नहीं होती है, अर्थात इनका अनुपात आरएनए में बराबर नहीं होता है, या कह लीजिए कि ये 1:1 में नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला अंतर है डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं संचित रहती हैं, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। मतलब जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित करके रखता है और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता रहता है, उनका प्रसारण करता रहता है। यानी डीएनए के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, जबकि जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्धारण करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है। मतलब आरएनए जीन्स की संकेत सूचनाओं के अनुसार लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। इनका निर्माण डीएनए से होता है। तो जो डीएनए है इसमें रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये खुद ही 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण डीएनए की बिल्कुल वैसी ही कॉपी संतानों में जाती हैं, वैसी ही प्रतिलिपियां उनकी संतानों में जाती हैं, जबकि आरएनए में द्विगुणन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को संक्षेप में बताइए। पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए काइटिनेज। तो पहला है पीसीआर, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात
पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को पीसीआर कहा जाता है। और पीसीआर क्या है ये समझने के लिए पहले पीसीआर के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पीसीआर क्या है। तो इसमें पहला वर्ड है पॉलीमरेज, जिसमें पॉली का मतलब है एक से ज्यादा। पॉली का क्या मतलब है? एक से ज्यादा। और मरेज का अर्थ है फॉर्मेशन या बनना आप कह सकते हैं। अतः पॉलीमरेज शब्द का अर्थ हुआ एक से ज्यादा कॉपी का बनना। और चेन रिएक्शन का अर्थ है श्रृंखला अभिक्रिया। कह लीजिए कि एक के बाद एक बनता जाए तो श्रृंखला अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसका अर्थ हुआ कि डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनना ही पीसीआर है। डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनना ही क्या है? पीसीआर है। मतलब एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए बनाने का कार्य पीसीआर करता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, जैसे फोटोकॉपी मशीन में हम एक मूल कॉपी ले जाते हैं और कई सारी फोटोकॉपी निकला जाते हैं, बिल्कुल वही कार्य पीसीआर का होता है। वैसे ही ये कार्य करता है। तो पीसीआर एक ऐसी मशीन है जो डीएनए की कई सारी कॉपी करता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि से बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं या अनेक कॉपी बनाई जाती हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस पर वीडियो देखना चाहते हैं, टिप्पणी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसकी खोज कैरी मुलिश ने सन 1985 में की थी। पीसीआर की खोज कैरी मुलिश ने सन 1985 में की थी। और पीसीआर की मशीन का नाम आपको बता दें, पीसीआर की मशीन का नाम थर्मोसाइक्लर है। थर्मोसाइक्लर। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए, यानी रिस्ट्रक्शन एंजाइम एंड डीएनए पर। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। यानी जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसे ही आणविक कैंची अथवा अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। इनकी खोज आर्बर ने 1962-63 में की थी। हम सभी लोग कैंची के बारे में जानते ही हैं, जिसका काम क्या होता है? काटना। लेकिन यहाँ पर आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स की बात की गई है। तो ये क्या है, चलिए जानते हैं। तो आणविक कैंची अथवा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा वायरल डीएनए से आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विशिष्ट एंजाइम है जिनका निर्माण बैक्टीरिया करती है। और किस लिए करती है? तो वायरस के डीएनए से बचने के लिए या उससे आत्मरक्षा के लिए करती है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये है बैक्टीरिया अथवा उसकी कोशिका या सेल। अब इस बैक्टीरिया अथवा जीवाणु का अपना खुद का एक डीएनए होता है। ये जो बैक्टीरिया है इसका खुद का भी तो डीएनए होगा। अब मान लेते हैं कि इस बैक्टीरिया पर किसी विषाणु ने अटैक कर दिया। कोई विषाणु है, उसने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के कोशिका पर या बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया। तो बैक्टीरिया पर कौन सा विषाणु अटैक करता है या कौन सा वायरस अटैक करता है? बैक्टीरियोफेज वायरस। यदि आप लोग बैक्टीरियोफेज क्या है, इसकी संरचना, इसकी लाइफ साइकिल आदि सभी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अब इस बैक्टीरिया पर किसी वायरस ने अटैक किया और अटैक करने पर अपने डीएनए को बैक्टीरिया की कोशिका या सेल में डाल दिया, जिसे वायरल डीएनए कहते हैं। ये कौन सा डीएनए है? क्योंकि वायरस का डीएनए है इसलिए इसे क्या कहा गया है? वायरल डीएनए कहा गया है। इसलिए परिभाषा में वायरल डीएनए था। और इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डीएनए कहेंगे। जो बैक्टीरिया का डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए हुआ, जो वायरस का डीएनए है वो वायरल डीएनए हुआ। अब वायरल डीएनए बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो उसने यहाँ पर डाला है अपना डीएनए, तो ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया को नुकसान करेगा। इसीलिए वायरल डीएनए से बचने के लिए, यानी इस डीएनए से बचने के लिए जो वायरस ने डाला है, इससे बचने के लिए बैक्टीरिया में एक नया तगड़ा एंजाइम बनता है। उसी समय बैक्टीरिया में एक नया एंजाइम मॉडिफाइड होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। जो एंजाइम बनता है उसका काम क्या है कि वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। और इसी एंजाइम को
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। और इसे ही आणविक कैंची भी कहा जाता है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि इसी को आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तो यह तीसरी टिप्पणी काइटिनेज पर। तो यह एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है काइटिनेज, और कवकों की सेल वॉल में पाया जाता है या कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कवक यानी फंजाई। तो यह एक जटिल पॉलीसेकेराइड्स काइटिन के पाचन में प्रयुक्त होता है। पाया जाने वाला क्या है? एक जटिल पॉलीसेकेराइड है, काइटिन के पाचन में प्रयुक्त होता है। कवक की कोशिका भित्ति में बंद डीएनए को अलग करने के लिए काइटिनेज का प्रयोग कोशिका भित्ति को तोड़ने में किया जाता है। यानी काइटिनेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कोशिका भित्ति को तोड़ने में किया जाता है। इस तरह से काइटिनेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिकृतियन का उद्भव, बायोरिएक्टर, अनुप्रवाह अनुसंधान। तो पहला है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्रतिकृतियन के उद्भव की व्याख्या यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की व्याख्या जीनोम में डीएनए के अनुक्रम के रूप में किया जाता है। जीनोम में डीएनए का जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उस रूप में करते हैं, जहां से प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है यानी रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है वहां से इसको करते हैं। तो प्रारंभ में प्रतिकृतियन द्विदिशीय होता है, यानी रेप्लिकेशन शुरुआत में 2 दिशाओं में होता है। एक प्रोटीन सम्मिश्रण की पहचान ऑन स्थल पर होती है तथा डीएनए प्रतिकृतियन प्रारंभ हो जाता है, या कह लीजिए रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है। आते हैं दूसरे पर, बायोरिएक्टर पर। बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन सदृश होते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पादों तथा वेस्ट एंजाइम आदि को प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बायोरिएक्टर है, ये बायोरिएक्टर एक सिलेंडर के समान बर्तन जैसा होता है, बड़ा सा, और इस बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है, या कह लीजिए कि कल्चर किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है और फिर उनसे विशेष तरीके के प्रोडक्ट और एंजाइम आदि प्राप्त किए जाते हैं, जैसे इंसुलिन, बीटी ब्रिंजल आदि हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पुनर्योगज डीएनए जो है, पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीवों के उत्पादों को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, ज्यादा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, यानी थोड़ी सी जगह में जब संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो अधिक उत्पाद नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए, ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करने के लिए, या कह लीजिए इंडस्ट्रियल लेवल पर विकास करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगली टिप्पणी अनुप्रवाह अनुसंधान पर यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पर। तो अनुप्रवाह अनुसंधान जैव संश्लेषण चरण या कह लीजिए बायोसिंथेटिक स्टेज के पूर्ण होने के पश्चात बाह्य जीन उत्पादों के विलगन तथा शुद्धिकरण की एक विधि है। यानी जो अनुप्रवाह अनुसंधान है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, ये जो जैव संश्लेषण होता है, बायोसिंथेटिक स्टेज होती है, वो जो पूरी हो जाती है, उसके पूरी होने के बाद में जो फॉरेन जीन होता है, फॉरेन जीन उत्पादों के विलगन और शुद्धिकरण की एक विधि है अनुप्रवाह अनुसंधान। उत्पादों को विलगन तथा शुद्धिकरण के क्रम में विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना होता है। जो उत्पाद मिलते हैं, इनको विलगन और शुद्धिकरण के रूप में उस प्रोसेस में विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना होता है।